हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अध्याय बैच में आइसोमेरिज्म के लेक्चर नंबर 4 के बारे में। लेक्चर 3 तक हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख लिया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी पूरी कंप्लीट हो गई है इंक्लूडिंग टॉटोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के जो क्वेश्चन थे उनका होमवर्क वाला वीडियो फ्राइडे को आ जाएगा और ऑप्टिकल वाला भी मैं साथ में ही कर दूंगा। तो आज हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करेंगे एक्सक्लूडिंग कन्फर्मेशंस एंड काउंटिंग ऑफ आइसोमर्स। बाकी हम लोग ये चेक कर लेंगे आज की क्लास में कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे देखते हैं, डायस्टेरियोमर क्या होते हैं, होमोमर्स क्या होते हैं, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, इन सबकी डेफिनेशंस देख लेंगे हम लोग। और हम लोग सिमेट्री एलिमेंट देख लेंगे कि सिमेट्री कैसे फाइंड आउट करी जाती है और सिमेट्री कैसे कैसे देखते हैं। और कुछ तुम्हारे मिसकंसेप्शन होंगे जो तुमने स्कूल्स में पढ़ रखे होंगे या कोचिंग में पढ़ रखे होंगे, उन्हें भी मैं दूर कर दूंगा। ठीक है। तो यार वीडियो बहुत कम ही लोग देख रहे हैं, लेकिन जो देख रहे हैं मैं मानता हूँ वो शिद्दत से देख रहे होंगे, आराम से। मतलब पूरा वीडियो देखना ही होता है। अगर तुम देखना चाहते हो केवल 2 मिनट या 5 मिनट देखने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। टॉपिक ऐसा है कि अगर नहीं समझ में आया तो मैं कम से कम जो ऑर्गेनिक पढ़ाऊँगा वो तो तुम्हें नहीं समझ में आएगी। उसके लिए मैं बार बार कहूँगा कि जीओसी और आइसोमेरिज्म के सारे लेक्चर्स देख के रखो। तो अभी साथ साथ देख लोगे तो फ़ायदा मिलेगा, आगे देखने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, चलो भाई। तो हम लोग बात करना शुरू करते हैं। और हमारे नोट्स हमें कहाँ पे मिलेंगे? अपनी प्यारी वेबसाइट पे जो dextercam.in है। और यार जो लोग, अगर पुराना कोई बच्चा है जो मेरे को मतलब टेस्टिमोनियल देना चाहे, वो मेरे को टेस्टिमोनियल भी दे सकता है। अगर उसकी मर्जी हो तो मैं टेस्टिमोनियल तो मैं कैसे ही लूँगा, तो बस तुम्हारी फ़ोटो वेबसाइट पे लगा दूंगा, जिससे लोगों को ये पता लगे कि हाँ डेक्स्टर कैम्प से पढ़ के लोग सेलेक्ट हो रहे हैं और हमारा कंटेंट मटेरियल ठीक है, उससे फ़ायदा मिल रहा है ना। तो कम से कम ये तो इतना तो कर ही सकते हैं। जो लोग पास हो गए वो अगर वीडियो को सुन रहे हो, कभी उन्होंने पलट के देख लिया, उनके में नोटिफिकेशन आया, तो इतना तो कर ही सकते हो यार। 5 मिनट निकाल के एक अपनी अच्छी सी फ़ोटो और एक एक पैराग्राफ, बस इतना ही लिखना है कि डेक्स्टर कैम्प ने कैसे तुम्हारी मदद की। या अगर ख़राब लिखना है तो ख़राब भी लिख दे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। यहाँ पे वीडियो का लिंक भी दे रखा है हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी हम लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और हम लोग आज अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे स्ट्रेट अवे, किससे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से। ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है? सब्सटेंसेस विच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या? ऐसे सब्सटेंस कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। और द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो जो प्रॉपर्टी है उसे हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहेंगे। और जो सब्सटेंस ऐसे होंगे जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहेंगे। और उनकी इस प्रॉपर्टी को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहेंगे। तो अब पहले बात आती है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। सबसे पहले तो यही बात आती है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट की क्या बात होती है। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है भाई, ये देखते हैं। मान लिया कि हमारे पास कोई एक लाइट बल्ब है। जो लाइट बल्ब होता है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट का लिया हम लोगों ने, जिसमें एक ही क्रोमो यानी सोडियम वेपर लैम्प टाइप की लाइट ले ली है ना। सब नहीं लेंगे, वाइट लाइट तो लेने से कोई फायदा नहीं होता, उसमें इतनी वेवलेंथ होती, कोई ना कोई किसी से रिएक्ट करी जाएगी। इसलिए मोनोक्रोमेटिक लाइट ली, सोडियम वेपर लैम्प की, येलो लाइट जिसे कहते हैं। ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट हमने कौन सी ले ली? यहाँ पे मान लेते हैं सोडियम वेपर लैम्प से ले ली। कहाँ से ले ली? सोडियम वेपर लैम्प से ले ली। ठीक। सोडियम वेपर लैम्प से मोनोक्रोमेटिक लाइट ली। तो लेकिन मोनोक्रोमेटिक जो लाइट आती है उसमें क्या होते हैं? वेक्टर्स लाइट के, क्योंकि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट, तो क्या होगा उसके? क्या होंगे? वेक्टर दोनों डायरेक्शन में होंगे, मतलब दोनों डायरेक्शन के सारी डायरेक्शंस में होंगे, तो एक्स वाई जेड तीनों में चल रहे होंगे। तो ये ग्लेयर जैसी सिचुएशन होगी कि ये वेक्टर सारे डायरेक्शन में। इसके बाद हमने एक लगा लिया निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म को हम पोलराइजर कहते हैं। निकोल प्रिज्म क्या है हमारा? निकोल प्रिज्म हमारा पोलराइजर है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जब इससे मोनोक्रोमेटिक लाइट जो पहले अनपोलराइज थी, कैसे थी? मोनोक्रोमेटिक अनपोलराइज्ड लाइट है। ये कैसी लाइट है? अनपोलराइज्ड। अनपोलराइज्ड लाइट है, इसलिए वेक्टर इसके क्या है? चारों तरफ फैले हुए हैं। निकोल प्रिज्म अपने पैरेलल वेक्टर्स को तो पास होने देगा, बाकी सबको रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। तो लाइट को बेसिकली किसी एक प्लेन में कर देगा, लाइट को किसी एक प्लेन में कर देगा, उसे वैसे नहीं रहने देगा कि वो नॉर्मल लाइट की तरह लगे। तो लाइट के केवल अपने पैरेलल वेक्टर्स को ही अपने से पास होने देता है। ये बात ध्यान रखना कि निकोल प्रिज्म क्या करता है? अपने पैरेलल वेक्टर्स वाली लाइट के वेक्टर्स को ही पास होने जाता है, देता है, बाकी सबको क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है।
तो जब ये पैरेलल वेक्टर बाहर निकल के आए तो इन्हें हमने क्या कहा, ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये क्या है, ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये कौन सी लाइट है, ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या हुआ कि जब हमने किसी से ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन से पास कराया, हमने क्या किया, इसे किसी ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन से पास कराया, तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के वेक्टर्स एक तरफ टिल्ट हो गए, जिसने परपेंडिकुलर के साथ एंगल अल्फा प्लॉट किया। तो ये मतलब राइट में भी टिल्ट हो सकते थे, और ये कैसे टिल्ट हो सकता है, परपेंडिकुलर के साथ, ये लेफ्ट में भी टिल्ट हो सकता है, ऐसा दोनों में से किधर साइड भी जा सकता है। ठीक, तो इसे हम कहते हैं कि ये किसने क्या किया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस ने रोटेट कर दिया, तो हम कहेंगे कि ये सब्सटेंस कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। बात समझ में आ रही है। हमने क्या किया कि एक नॉर्मल सोर्स लिया, जैसे तुमने अगर वैसे देखो तो कोई सामने से हेडलाइट मार देता है गाड़ी में, गाड़ी की हेडलाइट आती है और तुम पैदल चल रहे हो तो आंखों में सडनली ग्लेयर आती है, लेकिन एंटी ग्लेयर वाले अब चश्मे आने लगे हैं, जिनसे क्या होता है, उसमें प्रिज्म लगे होते हैं, इसी टाइप के कुछ ग्लास होंगे जो केवल एक ही परपेंडिकुलर वेक्टर को, एक पैरेलल वेक्टर को ही उनसे पास होने दे रहे होंगे और बाकी सबको रिफ्लेक्ट बैक कर दे रहे होंगे, जिससे आंखों को ग्लेयर महसूस नहीं होगी। तो निकोल प्रिज्म ने क्या किया कि लाइट के सारे वेक्टर्स में से केवल अपने पैरेलल वेक्टर्स को पास होने दिया, और ऐसी लाइट को जो मिली हमें निकोल प्रिज्म से पास होने के बाद, उसे हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। उसे क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हमने क्या किया, एक्वा सोल्यूशन से पास कराया। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर हमने एक्वा सोल्यूशन से पास कराया, जिसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस एक पहले से था जो ऑप्टिकली एक्टिव था, तो वो क्या करेगा, लाइट को या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा, या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा या एंटी क्लॉकवाइज कर देगा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट कर देगा तो हम कहेंगे ये सब्सटेंस कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, और इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये सारा काम पोलराइजर के अंदर हो रहा है। ठीक, तो सब्सटेंस विच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब अगर राइट में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं तो उन्हें हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब ये शब्द कहाँ से आया है, ये शब्द आया है डेक्स्टर से। डेक्स्टर मतलब होता है टुवर्ड्स राइट, तो डेक्स्टर केम का भी मतलब यही है, टुवर्ड्स राइट केमिस्ट्री। समझ गया यार, यहीं से लिया मैंने ये शब्द कि डेक्स्टर यहीं से उठाया मैंने नाम में कि राइट केमिस्ट्री है। ठीक है, द सब्सटेंस इज रिप्रेजेंटेड बाई प्रीफिक्स स्मॉल डी और प्लस। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल डी से या फिर प्लस से। ठीक है, तो डेक्स्टर का मतलब होता है टुवर्ड्स राइट, तो ऐसे सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं उन्हें हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। ठीक है, उन्हें हम प्लस या डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उन्हें हम कहते हैं लेवो रोटेटरी, और उनके लिए हम सफिक्स यूज, जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो स्मॉल एल या माइनस यूज करते हैं। और ये शब्द आया है लेवस से, यानी लेवस का मतलब होता है टुवर्ड्स लेफ्ट, तो हम लोग डेक्स्टर का में हम लोग राइट वाली केमिस्ट्री है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक रोटेशन की। स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन के बारे में बात करें तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई अल्फा डी एट टी डिग्री सेंटीग्रेड, अल्फा डी एट टी डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो वेयर डी इज कॉल्ड, इसमें लिखा होगा मैंने यहाँ पे नीचे, अल्फा डी एट टी डिग्री सेंटीग्रेड स्पेसिफिक रोटेशन होता है किसके बराबर है, थीटा अपॉन एल इंटू सी। किसके बराबर होता है, थीटा अपॉन एल इंटू सी। अब देखो ये स्पेसिफिक रोटेशन है वो किसी भी कंपाउंड के लिए एट ए गिवन टेम्परेचर एंड वेवलेंथ हमेशा फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता है। स्पेसिफिक रोटेशन चेंज नहीं होता, लेकिन ऑब्जर्व रोटेशन कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट है, यानी थीटा तो चेंज होगा, अल्फा चेंज नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, थीटा इज द ऑप्टिकल ऑब्जर्व ऑप्टिकल रोटेशन, एल इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब इन डेसीमीटर, ये यूनिट्स का ध्यान रखेंगे, एल इज द लेंथ इन डेसीमीटर, सी इज द कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर एमएल। इससे सरल यूनिट कुछ भी नहीं हो सकती, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट ने डेवलप किया, उन्होंने मोलैरिटी से कोई मतलब नहीं रखा, सीधे ग्राम पर एमएल में रख दिया, उसे डिफाइन कर दिया। और डी इज द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट, और टी है हमारा टेम्परेचर। ठीक है, तो अल्फा डी 80 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू हो गया थीटा अपॉन एल इंटू सी। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम इसे याद रखेंगे। ठीक, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हेन 25 ग्राम ऑफ 2 ब्यूटेनॉल इज डिसॉल्व्ड इन 500 ml सॉल्यूशन द ऑब्जर्व ऑप्टिकल रोटेशन इज प्लस 60 डिग्री, व्हेन द लेंथ ऑफ द ट्यूब इज 600 mm फाइंड द स्पेसिफिक रोटेशन। तो हमें अल्फा निकालना, तो देखो अल्फा कैसे निकालेंगे, हमें थीटा दिया हुआ है कितना, प्लस 60 डिग्री। ठीक, कॉन्सेंट्रेशन दिया है कितना,
25 ग्राम इन 500 ml। ठीक। और हमसे पूछा गया है जो लेंथ ट्यूब की दे रखी है वो 60 मिलीमीटर दे रखी है, यानी कि 6 डेसीमीटर हो गई। क्या हो गई? 6 डेसीमीटर हो गई। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अल्फा की वैल्यू कितनी थी? थीटा अपॉन एल इंटू सी। तो थीटा है कितना? 60 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 25 इंटू 500। तो ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, तो 200 डिग्री आ गया। क्या? स्पेसिफिक रोटेशन। बिल्कुल आसानी से इसे निकाला जा सकता है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है यार, आसानी से बात समझ में आ रही है। धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ, बहुत तसल्ली से, समझ में सबको आना चाहिए, है ना। अब आगे बात करते हैं। तो हम ये बताएंगे कि किसी गिवन कंपाउंड के लिए, मैंने पहले ही बोला कि किसी गिवन कंपाउंड के लिए किसी गिवन टेम्परेचर पे और लाइट की वेवलेंथ अगर हम फिक्स कर दें तो क्या होगा? अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, अल्फा की वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर हम किसी कंपाउंड के लिए अल्फा फाइंड आउट कर रहे हैं एट ए गिवन टेम्परेचर एंड ए पर्टिकुलर वेवलेंथ। ठीक है। अब अगर हम तुमसे ये पूछें ब्लंटली कि कंडीशन फॉर ए कंपाउंड टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो तुम आंख बंद करके जल्दी से आंसर दोगे। कितने लोग ये बताते हैं कि सर कायरल होना चाहिए मॉलिक्यूल, क्योंकि 11th में पढ़ के आए हो और 12th पास वाले पढ़ के आए कि मॉलिक्यूल को कायरल होना चाहिए। कायरल मतलब उसकी चारों वैलेंसी अलग अलग सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ये हमेशा ट्रू नहीं है। ठीक है, कमेंट करके बताना कि यही डेफिनेशन पता थी और तुम्हारा ये मिसकंसेप्शन है, इसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। ये मिसकंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन मतलब जिसका कंसेप्ट ही गलत हो, वो दैट इज कॉल्ड मिसकंसेप्शन। तो अब क्या करें? इन ऑर्डर टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, इन ऑर्डर टू बी ऑप्टिकली एक्टिव द कंपाउंड मस्ट बी अनसिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल और कायरल। कंपाउंड के पास सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या है इसका? द कंपाउंड शुड बी नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज लाइक द पेयर ऑफ हैंड्स एंड दिस फीचर इज कॉल्ड हैंडेडनेस। जैसे हमारे दोनों हाथ क्या है? एक दूसरे की मिरर इमेज है। देख लो जरा ध्यान से, अंगूठी मत देखना, ये हाथ इसकी मिरर इमेज है। अब अगर हम इसे कहें कि ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज है, सुपर इम्पोज कराने का मतलब क्या है कि मैं इस हाथ को उठा के इसके ऊपर रख दूँ, तो देखो अंगूठे दोनों नहीं सुपर इम्पोज कर पा रहे ना, अलग अलग आ रहे ना, ना उंगलियां कर रही होंगी क्योंकि छोटी उंगली बड़ी उंगली के ऊपर आ गई, बड़ी उंगली छोटी उंगली के ऊपर आ गई। तो ये क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि इनका प्लेन परपेंडिकुलर करें और फिर हाथ जोड़ लें, ऐसा नहीं करेंगे कि सर ये तो ओवरलैप कर गए। सुपर इम्पोज का मतलब है जो जैसा रखा उसे वैसा ही उठा के रख देना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा। समझ रहे हैं मेरी बात को कि ये यहाँ था, यहाँ पर रख दिया उठा के। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? हैंडेडनेस। जैसे हमारे दोनों हाथ आपस में ऑप्टिकली एक्टिव है, एक दूसरे की मिरर इमेज होते हुए भी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं, तो मैंने क्या कहेंगे? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड हैंडेडनेस। ठीक। अब फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव इट शुड नॉट पजेस एनी सिमेट्री एलिमेंट। अगर किसी भी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव होना है तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये बात, कि अगर किसी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव होना है तो उसके पास कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट एओएस, क्योंकि एक्सेस ऑफ सिमेट्री जो एओएस है इसका मतलब क्या है? ये नीचे लिखा हुआ एओएस का मतलब क्या है? एक्सेस ऑफ सिमेट्री। एक्सेस ऑफ सिमेट्री हर मॉलिक्यूल के पास होती है, कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं जिसके पास एक्सेस ऑफ सिमेट्री ना हो। तो सबके पास एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, तो उसका मतलब है कि एक्सेस ऑफ सिमेट्री से इंडिपेंडेंट होगी क्या? ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो केवल 4 तरह के सिमेट्री एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से? सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसे हम सीओएस कहते हैं, या इन्वर्जन सेंटर भी कहते हैं, सीओएस या इन्वर्जन सेंटर कहते हैं। नंबर 2 को कहते हैं पीओएस यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री। नंबर 3 को कहते हैं डबल एओएस। डबल एओएस मतलब अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री, और एओएस होती है एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री देखो, हमें भी अगर हमें कोई बीच में इमेजनरी सरिया डाल दे, ऐसा ऊपर से डाल दे सरिया यहाँ से, तो हमें रोटेट करे तो क्या होगा? हम भी 360 डिग्री पे रोटेट होकर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ ही जाएंगे, तो हमें भी एक एक्सेस तो मिल ही जाएगी। लेकिन हमारी बॉडी पूरी कैसी? ऑप्टिकली एक्टिव। इसका मतलब वो पोर्शन भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है जिसमें हमने इमेजिनरी एक्सेस ली। ठीक बात है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी। ठीक है, दूसरी है अब प्लेन ऑफ सिमेट्री, पीओएस, सेंटर ऑफ सिमेट्री, पीओएस, अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री, और एओएस। एओएस की बात नहीं करेंगे, बाकी सबकी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, एक्स, और ये बात मैंने लिख के भी दी है कि एक्सेस ऑफ सिमेट्री हैज नथिंग टू डू विद ऑप्टिकल एक्टिविटी बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन एवरी मॉलिक्यूल, क्योंकि ये हर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, इसलिए इसे कोई लेना देना नहीं है।
तो पहला बात पढ़ते हैं क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री, COS। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज, पढ़ते हैं, अ सेंटर ऑफ सिमेट्री और एन इन्वर्जन सेंटर। सेंटर ऑफ सिमेट्री या इन्वर्जन सेंटर से आई कहते हैं, इज अ पॉइंट विद इन अ मॉलिक्यूल सच दैट इफ एन एटम और पॉइंट इज ज्वाइंट टू इट एंड द लाइन इज एक्सट्रापोलेटेड टू एन इक्वल डिस्टेंस बियॉन्ड इट एनकाउंटर्स एन इक्विवेलेंट एटम और पॉइंट। मतलब क्या है कि विद इन द मॉलिक्यूल एक ऐसा पॉइंट चाहिए हमें जिससे कि अगर हम प्लस एक्स में जाएं या माइनस एक्स में जाएं, प्लस वाई में जाएं या माइनस वाई में जाएं, प्लस जेड में जाएं या माइनस जेड में जाएं, हमें सेम चीज़ मिलनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि जो एक्स में मिला वो वाई में मिले, वो जेड में मिले, ये जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है कि जो एक्स में मिला है वही सेम चीज़ हमें माइनस एक्स में मिलनी चाहिए, जो वाई में मिली है वो सेम चीज़ हमें माइनस वाई में मिलनी चाहिए, और जो जेड में मिली है वो हमें सेम चीज़ माइनस जेड में मिलनी चाहिए। जरूरी बात है, जरूरी ये नहीं है कि एक्स और वाई और जेड को भी आपस में इक्वल होना चाहिए। तो यही हमने फिगर बना के दिखाया कि अगर कोई चीज़ एक्स पे रखी है तो हमें क्या है, अगर हम मान लो यहाँ पे एक इंसान को बैठा दें तो सेम इंसान हमें यहाँ पे भी मिलना चाहिए, है कि नहीं। सेम इंसान हमें यहाँ मिलना चाहिए। जो यहाँ पे अगर हमने बॉल रखी तो यहाँ पे बॉल मिलनी चाहिए। यहाँ पे अगर हमने मान लो कुछ एक्स रखा है, मतलब एक्स क्या करता है, यहाँ पे हमने कुछ रखा और यहाँ पे भी हमें वही सेम चीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है। तो जो एक्स में है वही माइनस एक्स में मिलना चाहिए, जो वाई में है वही माइनस वाई में होना चाहिए, जो जेड में है वही माइनस जेड में होना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये पॉइंट जो हमारा हो जाएगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड आई मतलब सेंटर ऑफ इन्वर्जन या सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल लें तो सर्किल को देखो, तो सर्किल का जो सेंटर होता है उससे सारी डिस्टेंस बराबर होती है। तो सर्किल का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, इन्वर्जन सेंटर होता है। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। स्क्वायर में भी देखो, जो इसके अगर हम बॉडी डायगोनल ले लें तो डायगोनल्स को जो कट करेगा उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, COS कहेंगे। तो इसमें भी COS अवेलेबल है। हेक्सागन में अगर बात करें तो हेक्सागन में भी जहाँ पे ये लाइंस कट कर रही होंगी, कोई पॉइंट ऐसा ढूंढ के दिखा दो जहाँ पे नहीं कट कर रही तो मान लिया जाएगा नहीं कट कर रही, लेकिन अगर सारे कट कर रही मिल जाएंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अब जरा इसे देखना, यहाँ से अगर हम ऊपर चले तो CH3 आ गया, नीचे चले तो CH3 आ गया, यहाँ पे H आया और यहाँ पे भी क्या आया, H आया। तो एक तरफ अपोजिट में क्या आ रहा, CH3, और एक तरफ क्या आ रहा, H, और बाकी तरफ कुछ भी नहीं है। तो इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इसमें देखो यहाँ से यहाँ चले तो एक तरफ H है एक तरफ CH3 है, तो इसमें तो यहाँ पे नहीं मिल रही है। यहाँ पे भी क्या है, एक तरफ H और एक तरफ CH3, तो इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। नहीं वाला भी ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम एक्सट्रापोलेट कर रहे थे तो हमें ऊपर और नीचे सेम चीज़ नहीं मिल रही थी। जब यहाँ से देखोगे तो इसके सेंटर से पीछे जाओगे तो यहाँ पे हमें चोट मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली, तो इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इन अभी 4 हमने एग्जाम्पल करे, 6 इनमें से 2 में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं थी और 4 में थी, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस है, अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विच हैव अ सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो मैं कुछ कर देता हूँ, कुछ छोड़ दूंगा फिर से तुम्हारे लिए घर के लिए करने के लिए। तो कुछ करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, जिससे तुम्हें थोड़ा सा आइडिया बेहतर लग जाए। तो जैसे पहला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो यहाँ से चले तो इधर Cl मिल गया और इधर H मिल गया, ऊपर CH2 था नीचे CH2 था, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इसे देखो, ऊपर चले यहाँ पे क्या मिला, CO, यहाँ पे भी CO, इधर चले तो NH और NH, और यहाँ पे CH3 और CH3, तो इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इसमें देखो, यहाँ से ऊपर चले तो CH3, नीचे चले तो CH3, इधर Cl और इधर भी Cl, इधर H और इधर H, तो इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अगला वाला देखो, बेंजीन रिंग को देखोगे तो इसमें क्या है, सब तरफ सेम डिस्टेंस पे सेम चीज़ें अवेलेबल है, तो इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अब इसमें देखो, इसमें ऊपर चले तो क्या है, CH3, और नीचे चले तो CH3। अगर ऊपर ऊपर होंगे तभी होगी, ऊपर और नीचे होंगे तभी होगी सेंटर ऑफ सिमेट्री, अदरवाइज नहीं आएगी, ध्यान रखना। ऊपर और नीचे होंगे तभी सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है। क्यूब में तो बॉडी सेंटर ही सेंटर ऑफ इन्वर्जन होता है। Cl में देखो, इधर Cl इधर पहुंच गया, उधर H पहुंच गया, तो इसमें भी है। अब ये स्पाइरो कंपाउंड है तो ये कैसा है, ये sp3 है। sp3 में सेंटर ऑफ सिमेट्री होने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर हम इसे सही से बना दें तो देखना जरा क्या बनाएंगे। मान लेते हैं कि ये वाली रिंग प्लेन में है,
तो एक रिंग जो होगी, एक कार्बन चेन जो होगी वो कैसी होगी, वो वेज पे होगी, और एक कैसी होगी, डैश पे होगी। होगी। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, क्योंकि ये स्पाइरो कंपाउंड है। इसमें कहीं पे भी ये ओ और ये ओ सेम प्लेन पे नहीं है, एक प्लेन पे और एक आउट ऑफ प्लेन है, मतलब एक ऐसा और एक ऐसा है ये, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री कोई मतलब नहीं है। अब देखो CH4 में, देखो CH4 में H के अपोजिट में H है, नहीं है। इस H के अपोजिट में H है, नहीं है। तो इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक। अब अगर हम देखें इसे, तो CH3 के अपोजिट में H आ रहा है, ओ CH3 के अपोजिट में H आ रहा है, तो इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक। तो कुछ क्वेश्चन अब तुम्हारे लिए छोड़ दीजिए। बोलो भाई होमवर्क के लिए छोड़ दीजिए, लिख देता हूँ होमवर्क है ये, क्लास में डिस्कस कर लेंगे अगली वाली हम लोग। जब फ्राइडे को जो क्लास आएगी उसमें इसके होमवर्क सारे डिस्कस्ड मिलेंगे, तो मैं इसके लिए बेफिक्र हूँ। फ्राइडे को इसकी क्लास आएगी जिसमें होमवर्क का डिस्कशन ही होगा। ठीक है, तो होमवर्क डिस्कशन वाली क्लास होगी वो। ठीक। तो क्वेश्चन तो अब काफ़ी डिस्कस कर ही रहे हैं यार, होमवर्क धीरे धीरे करके सारा ही डिस्कस कर देंगे, टेंशन मत लो। लेकिन यार वो जो शीट्स दी हैं वो डिस्कस नहीं हो पाएंगी, सॉरी, वो बहुत ज़्यादा है, उन्हें डिस्कस करना इम्पॉसिबल है प्रैक्टिकली, है ना। तो ये हो गया। अब इसमें देखो, इसमें CH3 और CH3 तो अपोजिट है, लेकिन ये तो होमवर्क है, सॉरी, तुम होमवर्क करोगे, मैंने अटेम्प्ट कर दिया, इसे करके लाओगे। ठीक है, होमवर्क ये 4-5 क्वेश्चन है, होमवर्क करोगे इसे। अब अगली जो है बात, अगली बात जो है वो है सिंपल और प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री। सिंपल और प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होती है कि मॉलिक्यूल इज रोटेटेड अराउंड एन अप्रोप्रिएट इमेजिनरी एक्सेस बाय एन एंगल ऑफ 360 डिग्री बाय n एंड अराइव्स एट अ arrangement which is indistinguishable from the original, which is indistinguishable from the original. The axis is called n-fold axis of symmetry. The axis is called n-fold axis of symmetry. ठीक। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैज नथिंग टू डू विद ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी से इसका कोई लेना देना नहीं होता एक्सिस ऑफ सिमेट्री का, ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? प्लेन ऑफ सिमेट्री इज अ प्लेन विच डिवाइड्स द मॉलिक्यूल और द ऑब्जेक्ट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। 2 इक्वल हाफ्स में जो डिवाइड कर दे उसे हम क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ऐसे कांटे बीच से कि जिनसे क्या आ जाए, एक दूसरे की मिरर इमेज आ जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे? उनमें है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये इमेजिनरी ही होते हैं, एक्चुअली मॉलिक्यूल को काटना नहीं होता। जैसे अगर हम बेंजीन रिंग को देखें, बेंजीन रिंग में कोई भी मॉलिक्यूल जो प्लेनर है, कंप्लीटली प्लेनर है, उसमें हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। तो मैं इस बात को लिख देता हूँ कि जैसे बेंजीन कैसा है, सब कुछ sp2 है, इसमें हर कार्बन कैसा है, sp2 है। फिलहाल बेंजीन के साथ तो एक ये भी आराम है कि बेंजीन में ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, कितने ही सारे प्लेन ले सकते हैं। तो बेंजीन में POS है। लेकिन अगर कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें कि सारे कार्बन कैसे हैं, sp2 हैं या sp हैं, जिनमें प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो लिख देते हैं, इफ अ मॉलिक्यूल इज प्लेनर, मॉलिक्यूल इज प्लेनर, then it must have a plane of symmetry उसमें क्या होगी? प्लेन ऑफ सिमेट्री जरूर होगी। और दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड द चॉपिंग प्लेन। चॉपिंग प्लेन मतलब जैसे प्याज को चॉप कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे रखो, ऐसे काट दो यहां से, तो ये वाला प्लेन चॉपिंग प्लेन कहलाता है। ठीक है। अब अगर इसे देखो सेकंड वाले स्ट्रक्चर को, तो सेकंड वाले स्ट्रक्चर को अगर तुम देखोगे ध्यान से, तो अगर हम इन चारों एटम्स को एक प्लेन में रख लें, अगर हम इन दोनों को देखो एक प्लेन में रख लें, तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगी? क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, क्योंकि Me के सामने क्या है, H, और H के सामने क्या है, Me। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि नो POS। लेकिन इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, देखो ध्यान से,
सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या, एच के अपोजिट में एच आ जाएगा, एच के अपोजिट में क्या आ जाएगा, एच, एम ई के अपोजिट में एम ई आ जाएगा, तो इसमें सी ओ एस है लेकिन पी ओ एस नहीं है। ठीक, अब जैसे ये मॉलिक्यूल देख लो, इस मॉलिक्यूल को देखो तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारी एल्कीन है, ये तो देखो ये एल्कीन ही है ना, ऐसी सिंपल सी। ठीक, ये सिंपल एल्कीन है अपनी, एल्कीन है तो दो ऊपर सीएल लगे हुए हैं, दो नीचे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो हम क्या करें, इस मॉलिक्यूल को एक तो हम ये प्लेन से काट सकते हैं, देखो बीच से काट दें, आधी आधी हो जाएगी, देखो ध्यान से हो गई आधी आधी। दूसरा तरीका क्या है कि इसे, क्योंकि प्लेनर है, ये हाथ में रखी जा सकती है, देखो हाथ में रखी जा सकती है ना, तो प्लेनर है, तो इसे हम क्या करें, हम इसे चॉपिंग प्लेन में काट दें, ऐसे करके यहाँ से काटें और इसे बीच से एटम को ही आधा आधा काटते जाएं, ऐसे ऐसे काटते हैं, तो दिस इज कॉल्ड चॉपिंग प्लेन। तो इसमें कौन कौन से दो प्लेन आ जाएंगे, एक प्लेन तो ये आएगा जिसमें ये रखी हुई है। ठीक, ये कौन सा प्लेन है, ये चॉपिंग प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है, ये चॉपिंग प्लेन है। और एक परपेंडिकुलर प्लेन होगा ये वाला, जिससे हम कहेंगे इसमें कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसमें भी देखो अगर इसे काटोगे तो बीच से यहाँ से काट सकते हैं आधा आधा, तो इसमें भी पी ओ एस है। अब अगर इसे देखोगे तो इसमें बीच से इसे काट नहीं सकते, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सी ओ एस भी नहीं है, पी ओ एस भी नहीं है। अब इसे देखो जरा, अगर हम इन दोनों एटम्स को, अगर हम इन दोनों तीन एटम से मिला के एक प्लेन बना लें, तो ये एच और एच आपस में कट जाएंगे। देखो जैसे अगर हम ये लिखें, ऐसे करके देख लें, ठीक है, तो हम इन तीनों से मिला के एक प्लेन बना लिया। अब देखो दोनों, जो दोनों अपने हाइड्रोजन है वो एक दूसरे के बीच से इसे काट सकते हैं ना, यहाँ से ऐसे करके, ध्यान से देखना भाई, ये सब एक प्लेन में आ गया। अब तो ये प्लेन आ गया बिल्कुल ऐसा करके, देखो ध्यान से, ये आ गया ना एक प्लेन, तो ये क्या है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी जो यहाँ से कट जाएगी, जिसमें ये नीचे वाले ब्लैक वाले दोनों एटम्स एक प्लेन में आ जाएंगे और वाइट वालों को बीच से बाइफरकेट कर देगा ये। तो इसमें पी ओ एस है, इसमें तो पी ओ एस दिख ही रही है सामने कि ये रही पी ओ एस, ये रही पी ओ एस, तो इसमें पी ओ एस है, इसमें भी पी ओ एस है। अब कुछ क्वेश्चन तुम्हारे लिए, एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं, हाँ ये जरूरी था देखने के लिए, इसे बता देते हैं। इस वाले में तो पी ओ एस सामने दिख रही है, बोलो सबको दिख रही है कि नहीं दिख रही, इसमें पी ओ एस सबको दिख रही होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, पी ओ एस है इसमें। ठीक, अब जरा देखना, ये सिस्टम कहलाता है एलीन। क्या कहलाता है, एलीन, जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, और केमिकल बॉन्डिंग हमने बताया था ये ऐसा होता है, ऐसा बताया था ना देखने में, परपेंडिकुलर। तो देखो इसमें एक सीएल ऊपर की तरफ है, एक सीएल कहाँ है, ये ऊपर की तरफ। अगर ये कलर नहीं दिख रहा तो मैं तुम्हें कलर चेंज कर देता हूँ, एक सेकंड रुक जाना यार, है ना, कि मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, इसमें ऑरेंज बॉल लगा दूंगा तो ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा तुम्हें कलर। ठीक, देखो ऑरेंज आ गई ना, ऑरेंज बॉल्स लगा देता हूँ मैं इसमें। तो अब जरा ध्यान से देखना इसमें कि अगर तुम, ये दोनों ऑरेंज बॉल दिख रही हैं बिल्कुल क्लियरली, अब तो क्लियरली दिख रहा होगा ना, व्हाइट बॉल्स भी दिख रही हैं, ब्लैक भी दिख रही हैं, ऑरेंज भी दिख रही हैं। अब देखो ये दोनों एक प्लेन में नहीं है, अगर मैं इसे प्लेन में रखता हूँ, देखो इसे ध्यान से, अगर मैं इसे प्लेन में रखता हूँ तो ये दोनों आपस में प्लेन में नहीं आ रही, सीएल और ऑरेंज बॉल, व्हाइट और ऑरेंज बॉल तो आपस में प्लेन ऑफ सिमेट्री जनरेट नहीं करेंगे। अगर मैं इसे प्लेन में रख लेता हूँ तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री जनरेट नहीं करेंगे। तो एलीन कैसी है, नॉन सिमेट्रिक है, कोई इसमें पीओएस भी नहीं है और कोई सीओएस भी नहीं है। ऐसा लगता है कि यहाँ से हम ऐसे ऐसे काट देंगे तो इसमें सीओएस आ जाएगी, नहीं है। लेकिन ध्यान से, अगर तो आपके पास बॉलिस्टिक मॉडल तो होगा नहीं, तो क्या करोगे, परपेंडिकुलर हाथ से बना के देखो, ये अंगूठा और ये अंगूठा आपस में कभी भी एक सेम प्लेन में नहीं आ रहे हैं, इसलिए इसमें पीओएस नहीं है। ठीक है, अब अगर क्या करें कि एक पाई बॉन्ड और जोड़ दें इसमें, ठीक, एक पाई बॉन्ड इसमें हम क्या करें और जोड़ दें। अगर हम इसमें एक पाई बॉन्ड और जोड़ दें तो कैसा बनेगा, देखो भाई एक पाई बॉन्ड और जोड़ के दिखाते हैं तुम्हें, देखना जरा, जोड़ ही देते हैं, तो सामने नया बना देता है। ठीक, इसमें एक पाई बॉन्ड और जोड़ दिया, यार एक सेकंड लगेगा, अब इसे तो इतना तो बियर करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं तोड़ रहा हूँ, मरोड़ रहा हूँ। तो एक पाई बॉन्ड और जोड़ दिया मैंने, पहले 2 थे अब 3 हो गए। ठीक, अब पहले 2 थे अब 3 हो गए। अब देखना जरा, ये देखो 3 पाई बॉन्ड हो गए, ध्यान से देखना भाई, कम से कम कमेंट करके ये तो बता दो कि दिख रहा है। मैं मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, बॉलिस्टिक मॉडल लेके घूम रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, 2 से 3 हो गए। अब इसे देखो, ये पूरा एक प्लेन में आ गया, ये पूरा हाथ पे ही रखा है, देखो ध्यान से, ये पूरा मैं हाथ जोड़ लूँ तो पूरे आ जाएंगे। तो ये प्लेनर है, तो इसमें कौन सा प्लेन होगा, एक चॉपिंग प्लेन होगा। इसमें क्या होगा, एक चॉपिंग प्लेन होगा। ये कैसा है, प्लेनर है। ये कैसा है, प्लेनर है। प्लेनर है तो इसमें क्या है, चॉपिंग प्लेन है।
ठीक। तो ये एलिन जब इवन नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं तो वो नॉन प्लेनर होती है, और जब ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं तो प्लेनर होती है। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्यूमुलेटेड एल्कीन्स कहते हैं। ये क्या है, क्यूमुलिन्स हैं, क्यूमुलेटेड एल्कीन्स, या इन्हें क्यूमुलिन्स कहते हैं। क्यूमुलेटेड एल्कीन्स या क्या है, ये क्यूमुलिन्स हैं। तो क्यूमुलिन्स के लिए क्या लिख दें कि व्हेन even number of pi bonds और स्पाइरो कंपाउंड, दोनों ही लिख दे रहा हूं मैं, स्पाइरो कंपाउंड्स आर प्रेजेंट, then the molecule will be नॉन प्लेनर। मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होगा, सिमेट्री है या नहीं ये बात की बात है, लेकिन प्लेनर नहीं होगा। सिमेट्री हम चेक कर लेंगे। लेकिन जब इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, व्हेन ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और स्पाइरो कंपाउंड्स आर प्रेजेंट, then the molecule will be planar। ठीक है, मॉलिक्यूल विल बी प्लेनर का मतलब है कि वो सारे कार्बन एटम्स प्लेन होंगे। स्पाइरो कंपाउंड में मतलब मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होगा, मॉलिक्यूल तो नॉन प्लेनर होगा, लेकिन जो कार्बन है वो सब एक प्लेन में आ जाएंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूँ जिसकी, वो अगर हमने ऊपर एलीन बनाई थी, लेकिन अगर हम एक कंपाउंड ऐसा बना लें, यहाँ पे ए लगा लें, यहाँ पे बी लगा लें, यहाँ पे ए लगा लें, यहाँ पे बी लगा लें, तो ये कैसा है, नॉन प्लेनर है, और इसमें पीओएस भी नहीं है, पीओएस भी नहीं है। ठीक। लेकिन अगर हम एक कंपाउंड ऐसा बना लें जिसमें 3 रिंग्स आपस में जुड़ी हों, तो ये कैसा है, प्लेनर है, और इसमें पीओएस भी है। ठीक है, इसमें पीओएस भी और ये प्लेनर भी है। बात समझ में आनी चाहिए बिल्कुल बढ़िया से, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक। अब बात आती है इम्प्रॉपर और ऑल्टरनेटिंग एक्सेस और रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अब इम्प्रॉपर एक्सेस या रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सेस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसे एक्सप्लेन करेंगे तो बात पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्या है, कह रहा है an improper axis or alternating axis of symmetry of order n is an n-fold axis of symmetry such that the rotation of 360 degree by n around it followed by a reflection in the plane perpendicular to the axis should generate indistinguishable form of from the original। indistinguishable और identical में अंतर होता है। ठीक है, indistinguishable मतलब जिसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, और identical मतलब बिल्कुल सेम। जैसे ट्विंस जो होते हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते, वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। मतलब जनता को नहीं पता चल पा रहा है कि कौन राम है कौन श्याम है, लेकिन बाकी लोगों को पता, मम्मियों को पता चल जाता है, घर वालों को पता रहता है कौन राम है कौन श्याम है, बिल्कुल एकदम पक्का पक्का है ना। तो अगर हम इसके लिए कंपाउंड बना लें, ठीक, अब कंपाउंड बना ले और हमें क्या करना है कि इसे हम रोटेट करके रिफ्लेक्ट करके ये प्रूफ करना चाहते हैं कि ये सेम कंपाउंड ही जनरेट करेगा। कैसे करेगा, अगर हम इस एक्सिस के अराउंड इसे 180 डिग्री रोटेट कर लें तो ये कंपाउंड कुछ ऐसा था। ठीक है, इसमें भी ऑरेंज बॉल लगा देते हैं तो मैं दिखने लगेगा जिससे। ठीक, ठीक, ये कंपाउंड कुछ ऐसा था। अब हमने इसे क्या किया, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया। तो इस एक्सिस के बाद रोटेट किया तो जरा देखना ध्यान से, जब इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं इसे, तो जो ऑरेंज वाली बॉल वाली ऊपर है ये क्या होगी, पलट के नीचे चली जाएगी, ये ऐसा आ गया। ठीक, ध्यान है कि ये अभी मेरे जो जिस हाथ में पेन है उसमें ऑरेंज बॉल नीचे है, ध्यान से देखना, जिसमें पेन है उसमें ऑरेंज बॉल नीचे और जिसमें पेन नहीं है वो ऑरेंज बॉल ऊपर है। तो अगर हम इसे रोटेट कर रहे हैं तो ये ऐसे घूम जाएगी। ठीक, और फिर इसे परपेंडिकुलर एक्सिस में इसकी मिरर इमेज लेनी, याद नहीं कि हम इसे ऐसे रोटेट कर दें। ठीक,
बोलो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। हमने क्या किया, फिर से देख लो यार, एक बारी फिर से देख लो, ऐसे कंफ्यूजन मत करो क्रिएट, है ना, कि ये मॉलिक्यूल ऐसा था, जिस हाथ में पेन है उसमें ऑरेंज बॉल नीचे की तरफ थी, देख लो ध्यान से। हमने इसे 180 डिग्री रोटेट किया, तो जिस हाथ में पेन है अब उसमें ऑरेंज बॉल ऊपर की तरफ है। फिर हमने ये 180 डिग्री रोटेट करने के बाद इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी होगा, इसका प्लेन परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला जो यहाँ पे लगा होगा। तो हमने इस प्लेन के अबाउट इसका रोटेशन ले लिया, ठीक। तो देखो जिस हाथ में पेन है फिर इसमें ऑरेंज बॉल ऊपर आ गई ना, फिर से इसमें पहले भी क्या थी, ऑरेंज बॉल जिस हाथ में थी उसमें कहाँ थी, अरे भाई ध्यान से देखो यार, कंफ्यूजन मत करो क्रिएट, नहीं समझ में आ रहा। देखो अगर इसमें देख लो तुम, इसमें ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा, इसमें झंझट हो रही ज़्यादा समझने में। ये क्या हो रहा है कि हमने इसे रोटेट किया तो ये H पलट के ऊपर चला गया और PH पलट के नीचे आ गया। देखो जो PH जिसका कलर चेंज हुआ वो नीचे आ गया। बिल्कुल यही हो रहा था, देख लो मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रही मेरी बात, हमें लग रहा है, ठीक। देखो ये हो रहा है कि इस हाथ को देखो, इस हाथ को, इसमें ऑरेंज बॉल ऊपर थी, इसे हमने रोटेट किया तो अब ये नीचे चली गई और ऐसा हो गया, ये ऑरेंज बॉल नीचे आ गई, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ऑरेंज बॉल नीचे आ गई, अगर हम चाहते हैं ऑरेंज बॉल को ऊपर करना, ठीक, तो इसके हम परपेंडिकुलर प्लेन में एक मिरर इमेज लें इसकी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि ये PH जो था वो घूम के नीचे आ गया, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल बात। जो COH पहले ऊपर था, जो ऊपर था वो पलट के नीचे चला गया, ठीक। जो COH पहले ऊपर था वो नीचे है, अब जो नीचे PH था वो ऊपर PH है, ठीक। इसी को मैंने रीड्रॉ कर लिया यहाँ पे, और अब इस प्लेन में इसकी मिरर इमेज ली। ये प्लेन इस एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन है, ये तो सामने से दिख रहा है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन है। तो जब हम इसमें मिरर इमेज लेंगे तो जो PH था वो PH की जगह पे आ गया और COH देखो COH की जगह आ गया, तो इसे हम कहते हैं S2। इसे क्या कहेंगे हम, S2 कहेंगे। क्या कहेंगे, S2 कहेंगे। इसे कहेंगे अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि हमने 180 डिग्री रोटेट किया था, ठीक है। 360 बाय 180 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये S2 थी। अब कायरल सेंटर की बात करते हैं, कायरल सेंटर और कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन। इफ अ कार्बन इज कनेक्टेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप, ये तो सबको पता है यार, यही तो एक चीज़ है जो आती है सही से। तो इफ अ सेंटर और कार्बन इज कनेक्टेड टू 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, देन इट इज कॉल्ड अ कायरल सेंटर और अ कायरल कार्बन। कार्बन होना जरूरी नहीं, कायरल सेंटर होना जरूरी है, उसे हम एस्ट्रिक से डिनोट करते हैं कि स्टार बना के बता देंगे, ठीक है। अब अगर हमने कार्बन यहाँ पे लिखा तो कार्बन पे स्टार तब लगाया जब कार्बन की चारों वैलेंसी A, B, D और F से सेटिस्फाइड थी, तो इन्हें हमने क्या कहा, ये कायरल है, ठीक। अब क्वेश्चन है, फाइंड आउट द कायरल सेंटर इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। फाइंड आउट द कायरल सेंटर इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। अब देखो कैसे ढूंढेंगे, जरा ध्यान से देखना भाई। इसमें देखो इस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग है, तो ये तो यहाँ पे सिंपल ही था, एक था। अगर डबल बॉन्ड लग गया तो वहां पे कायरल सेंटर हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ते ही उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। लेकिन कार्बन के लिए हमें क्या चाहिए, चारों वैलेंसी अलग अलग चाहिए, तो ये कार्बन तो कुछ हो नहीं सकते। इस कार्बन को देखना जरा, यहाँ पे क्या लगा हुआ, एक CH3 लगा हुआ, एक H लगा हुआ, एक ये पूरा ग्रुप देखेंगे और एक ये पूरा ग्रुप देखेंगे, दोनों अलग अलग है। तो चारों ग्रुप अलग अलग होगा, तो यानी कि ये कार्बन कैसा हो गया, कायरल हो गया, ठीक। इस वाले कार्बन को देखो तो यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ और यहाँ पे CH3 लगा हुआ, तो CH3 लगने से इसकी कहानी खराब हो गई और ये कायरल नहीं हो पाया। अगला देख लो भाई, अगले में यहाँ पे कायरलिटी आई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक CH3 है, एक H है, एक ये पूरा ग्रुप और ये पूरा ग्रुप है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी कायरल हो गया। अगला देखते हैं, अगला ये ग्लूकोज टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है, हमने क्या ले लिया, एल्डोहेक्सोज ले लिया। तो इसमें क्या हो गया, अब इस कार्बन को देखो, इसकी वैलेंसी पूरी मतलब अलग अलग सेटिस्फाई, इसकी भी और इसकी भी। अगर ध्यान से देखोगे तो पूरे सिस्टम को देखना, तो यहाँ पे OH है, H है, एक तरफ CHO और एक तरफ इतना बड़ा सिस्टम है। फिर जब इसे देखोगे तो एक तरफ H है, एक तरफ OH है, इस तरफ पूरा इतना बड़ा सिस्टम और इधर अलग सिस्टम है, तो चारों तरफ अलग अलग है, इसलिए से देखेंगे इसे। बाकी 3 क्वेश्चन ये जो हैं ये घर के लिए करने हैं, ये करवा ही दें, अभी करवा देते हैं, चलो ठीक। पहले नोट कर लेना यार, फिर उसके बाद अटेम्प्ट करना, तभी फायदा मिलेगा, क्योंकि सोल्यूशन कितने क्वेश्चन का मैं बताऊंगा, है ना। तो ये हो गया क्या कि अब इसमें देखो एक कायरल कार्बन यहाँ पे है, एक कायरल कार्बन यहाँ पे और एक कायरल कार्बन यहाँ पे, ढूंढ लो जरा ध्यान से।
जब रिंग में चलते हैं तो रिंग में कैसे चलेंगे, रिंग में एक हाइड्रोजन आ गया, एक ये ग्रुप आ गया, एक यहाँ से यहाँ तक का ग्रुप और यहाँ से यहाँ तक का ग्रुप अलग है, दोनों तरफ से रास्ते अलग अलग है ना, तो एक को कायरल कहेंगे और एक को नहीं कहेंगे, मतलब एक को इसे कायरल कार्बन कहेंगे। ठीक, इसी तरह से इन दोनों में अब तुम ढूंढ के लाना कि कोलेस्ट्रॉल और इसमें क्या कितने कायरल हैं। ये होमवर्क के लिए छोड़ ही देते हैं, तुम्हें विश्वास करके कि तुम इसे कर लोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि कितने कायरल थे। ठीक, अब बात आती है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ होमोलॉग सीरीज कंटेनिंग एटलीस्ट वन कायरल एटम। तो इसे एल्केन अगर बनानी है हमें, तो एल्केन के लिए क्या चाहिए, एक कार्बन चाहिए, एक CH3 लगेगा, एक H लगेगा, एक CH2 CH3 लग जाएगा और एक क्या लग जाएगा, एक लग जाएगा CH2 CH2 CH3। तो ये कार्बन कायरल आ गया। तो कितने कार्बन लगे इसमें, नंबर ऑफ कार्बन देखो कितने लगे इसमें, क्या हुए नंबर ऑफ कार्बन्स कितने लगे, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लग गए। तो कितने लग गए, 7 लग गए। तो एक कार्बन को सबसे मिनिमम जो कार्बन एल्केन है जो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकती है, उसके लिए हमें 7 कार्बन की जरूरत है। तो अगर कोई पूछ दे कि द लोएस्ट एल्केन विच कंटेन कायरल कार्बन इज 7 कार्बन, ऐसे ही एल्कीन में बना के दिखा देता हूँ और बाकी तुम घर से के लिए बनाओगे। तो एल्कीन में क्या करा, एक डबल बॉन्ड तो लगा ही लेना था, एक जगह H लगा दिया, एक जगह लगा दिया CH3, एक जगह H लगा दिया, एक जगह लगा दिया CH, यहाँ पे लगा दिया CH3 और यहाँ पे लगा दिया C2H5। तो ये कार्बन कैसा हो गया, कायरल हो गया। और इसके लिए कितने कार्बन चाहिए, टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो चाहिए थे 6 चाहिए थे। तो इसी तरह से एल्काइन कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन्स, एल्डिहाइड और मोनो एल्काइल हैलाइड्स भी तुम लिख के लाओगे। ये भी घर से होमवर्क है करने के लिए। ठीक है, देखो अगर मैं सारे क्वेश्चन नहीं करूँगा, बिल्कुल होमवर्क नहीं दूंगा, तो लेक्चर की लेंथ इनॉर्मसली बढ़ जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि लेक्चर छोटा रहे, कंसाइज रहे और टाइमली आ रहा है। 1 घंटे मतलब तुम यार कमेंट करके जरूर बताओ कि 1 घंटे का लेक्चर क्या 1 घंटे में ख़त्म हो पा रहा है, तुमसे इतना डाइजेस्ट हो पा रहा है कि मैं इसकी और लेंथ बढ़ा दूँ। मैं तो नहीं चाहता, लेकिन तुम कहोगे तो बढ़ा सकता हूँ। अब क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए दे दूँ, होमवर्क के लिए रखते हैं ना इन क्वेश्चंस को कि फाइंड द POS एंड COS एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे Me है। अगर हम इन 3 एटम्स को H Br और इसे एक प्लेन में रख लें तो Me आपस में कट जाएगा। तो इसमें POS तो है, COS नहीं है। और POS और COS में अगर कुछ एक भी मिल गया तो वो कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। POS और COS में कुछ एक भी चीज़ मिल गई तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अब जैसे इसमें FF को रख लेते हैं प्लेन पे, क्योंकि दोनों तरफ Br है, तो Br ऊपर और Br नीचे है, तो ये क्या बन गया, ये हमारा इसमें POS आ गई, COS नहीं आएगी, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये प्लेनर भी है। ठीक, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसका क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, लेकिन POS है, COS नहीं है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक, अगला देखते हैं। फॉस्फोरस के पास 2 ऑक्सीजन लगी है, लेकिन हमें वैलेंसी तो 4 ही अलग अलग चेक करनी। तो देखो एक तरफ क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन, एक तरफ CH3, एक तरफ ET और एक तरफ PH। तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते, इसमें कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, तो ये सही चीज़ है। ठीक, अगला देखो, अगले में तो POS है, सामने से दिख रही है, COS भी है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक, आसानी से देखो ना, इसमें यहाँ पे Br आ गया और एक ये चॉपिंग प्लेन तो होगा ही होगा। ठीक है, अगले कुछ क्वेश्चंस छोड़ दूं घर के लिए करने के लिए, कुछ ही हैं, 15 तक हैं। मैंने कितने कर दिए, 5 कर दिए, चलो मैं 3 और कर देता हूँ। इसमें देखो, इसमें कौन सा प्लेन होगा, इसमें केवल एक चॉपिंग प्लेन होगा, बाकी कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, तो चॉपिंग प्लेन है तो POS तो है। ठीक, इसमें क्या है, इसमें एक प्लेन मिल रहा है तो चॉपिंग प्लेन मिला। ठीक, तो ये क्या है, POS मतलब है इसमें, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसमें देखो, इसमें कुछ भी नहीं मिला, ना POS है ना COS है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक, तो 8 तक हमने कर दिए। बाकी होमवर्क के लिए तुम्हें करने हैं अपने आप 9, 10, 11, 12 का, 12, 13, 14, 15 का। इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में भी चाहिए, और जब मैं शीट डिस्कस करूँगा तब तो मैं डिस्कस कर ही लूँगा। ठीक है, चलो भाई, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनीशंस हैं जिन्हें हम लोग पढ़ लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनीशंस, जैसे सबसे पहले आती है इसमें इनैंशियोमर्स।
इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? दोज ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेजेस आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स। जो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं करते उन्हें हम क्या कहते हैं? इनैंशियोमर्स कहते हैं। जैसे कि हमने दो स्ट्रक्चर बनाए, अब ये इसकी मिरर इमेज है, देखो जरा ध्यान से, ये इसकी मिरर इमेज है, ओ एच इधर आ गया, एच इधर आ गया और सी एच, ओ एच और एच इधर चला गया। और ये कैसे है? नॉन सुपर इम्पोजेबल। सुपर इम्पोज कराने का मतलब क्या मैं कह रहा था कि इसे उठा के अगर हमें सीधे इस पे रखना चाहें तब भी देखो नहीं रख पा रहे, एच के नीचे ओ एच आ रहा, ओ एच के नीचे एच आ रहा, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। तो ये कैसे हैं? मतलब ये क्या है? ये इनैंशियोमर्स हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम? पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स कहते हैं। अब रेसमिंग मिक्सचर की बात आती है। रेसमिंग मिक्सचर क्या होता है? व्हेन द इनैंशियोमर्स आर फॉर्म इन इक्वल अमाउंट। अब इक्वल अमाउंट में जब इनैंशियोमर मिलेंगे तो मान लो कि कोई ही इनैंशियोमर लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है और कोई कैसा घुमा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मिलकर कुछ नेट रिजल्टेंट बात निकलेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता ये सारा क्लॉकवाइज घूम गया, सारा एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। तो क्या हुआ कि व्हेन द इनैंशियोमर्स आर फॉर्म्ड इन इक्वल अमाउंट द सॉल्यूशन बिकम्स ऑप्टिकली इनएक्टिव। The optically inactive mixture is called racemic mixture. The optically active mixture is called racemic mixture, or optically active mixture is called racemic mixture, and this process is called racemization. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? रैसमाइजेशन कहते हैं। जब इनैंशियोमर्स इक्वल अमाउंट में मिलते हैं तो हम इस प्रोसेस क्या कहते हैं? रैसमाइजेशन कहते हैं। अब डायस्टीरियोमर्स की बात करें। डायस्टीरियोमर्स क्या है? डायस्टीरियोमर्स विच आर नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर। जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में बताया था कि जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। जैसे ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स तो हैं लेकिन एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, तो ये क्या है? ये डायस्टीरियोमर्स है। ठीक। अब मीजो कंपाउंड क्या होता है? मीजो कंपाउंड होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं, क्योंकि इनमें दो कायरल होना जरूरी है और उनके बीच में क्या होती है? या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी या सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, तो हम उन्हें क्या कह देंगे? मीजो कंपाउंड कह देंगे। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें दो या दो से ज़्यादा कार्बन है और जिनमें पीओएस या सीओएस एग्जिस्ट करती है उन्हें हम कह देते हैं मीजो कंपाउंड। और इन कंपाउंड की ऑप्टिकल इनएक्टिविटी का रीज़न इंटरनल कंपनसेशन होता है। जो ऊपर वाला कार्बन है अगर वो प्लस क्लॉकवाइज ले जाएगा तो नीचे वाला क्या कहेगा? एंटी क्लॉकवाइज कहेगा। अगर प्लस और प्लस दोनों आ गए और माइनस दोनों आ गए तो दोनों ही केस में क्या हो जाएंगे? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन एक प्लस और एक माइनस आएगा तो कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। देखो एक प्लस और एक माइनस लगाया तो इसमें क्या आ गई? पीओएस आ गई, तो ये कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अब होमोमर्स की बात करते हैं। होमोमर्स मतलब होता है आइडेंटिकल कंपाउंड। कई जगह होमोमर्स में बच्चे परेशान रहते हैं। तो होमोमर्स मतलब होता है आइडेंटिकल कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो आइडेंटिकल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? होमोमर्स कहते हैं। अब बात करनी है प्रोजेक्शन ऑफ sp3 हाइब्रिड कार्बन इन 2D प्लेन। तो चार तरीके होते हैं। कौन कौन से? एक होता है फ्लाइंग वेज, मतलब जिसमें हम लोग वेज जैसे तरीके से क्या करते हैं? कार्बन को दिखाने की कोशिश करते हैं। दूसरा न्यूमैन, तीसरा फिशर और चौथा सॉहर्स। तो ये चार तरह के प्रोजेक्शन हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। और प्रोजेक्शन वाली क्लास एक अलग से सिंपल पूरी लंबी सी क्लास होगी, इतनी कम से कम 50 से 1 मिनट की, 50-60 मिनट की, और जिसमें मैं प्रोजेक्शन बताऊंगा और बॉलिस्टिक मॉडल की सहायता से बताऊंगा, जिससे तुम्हारी समझ ज़्यादा डेवलप हो। टिल देन तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, अपना ध्यान रखो और बहुत सारी लोगों को शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। चलो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।